गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने का नियम बताने जा रहा हूँ। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है आदेशात्मक या आज्ञासूचक। मैंने जिस सेंटेंस का हम व्यवहार किसी को आज्ञा देने या आदेश देने के काम में लाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना इत्यादि का बोध होता है। तो आज मैं वैसे ही सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम बताने जा रहे हैं। पहले के नियम से इनका कुछ नियम खास है, बाकी सब नियम ज्यों का त्यों है। जैसे टेंस का माने चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ पर्सन, वो सब कुछ ठीक है, माने पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा माइनर चेंजिंग होता है। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो थोड़ा सा अंतर पड़ता है, कोई ख़ास नहीं है। और ऐसी भी बात माने इतना भी ख़ास नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। माने बहुत मामूली सा चेंजिंग है जो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस से क्या मालूम होता है, हम उसके बारे में आपको पहले बता ही दिए हैं आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस से आपको रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम हम बताने जा रहे हैं। changing imperative, changing an imperative sentence into indirect speech। इससे कुछ खास नियम होते हैं, थोड़ा आप नियम पर भी ध्यान दे दीजिए। पहले एक थोड़ा सा नोट है, इसको ध्यान रखिए। एन imperative sentence denotes request, command, advice, request, command, advice and order। यानी an imperative sentence denotes request, command, advice and order। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ
कि इम्परेटिव सेंटेंस का व्यवहार रिक्वेस्ट करने में, यानी किसी से कोई प्रार्थना या निवेदन करने के काम में आता है। कमांड आदेश के काम में आता है। एडवाइस यदि किसी को आपको सलाह देना हो, राय देना हो, उसके काम में आता है। और ऑर्डर यानी किसी को आदेश देना है, हुक्म देना है, आज्ञा देना है, उस काम में भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का व्यवहार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस से आज्ञा, आदेश का बोध होता है, हम ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, उसके कुछ खास नियम हैं। तो खास नियम क्या है, थोड़ा उस पर भी आप लोग ध्यान दे लीजिए। रूल्स टू चेंज an imperative sentence into indirect speech। ये है आपको, ये रूल्स है कि किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, उसके नियम के बारे में इसमें चर्चा है। पहला नियम देखिए क्या है। रूल नंबर वन है कि आप क्या करेंगे कि चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब, पहला नियम यह है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है, आप सभी जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वर्ब होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब into tell, ask, command, warn, request, command, warn, request, suggest, advice, एडवाइस। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चेंज द, अब पहला नियम तो ये होता है कि पहला नियम ये हुआ कि चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में रहता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वर्ब होता है उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू टेल, आस्क, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट या एडवाइस में हम बदल देते हैं। ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब तो आप सभी जानते हैं, आप परिचित हो चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड रहता है, सेड या सेड टू रहता है ना। सेड टू कब होता है, जब सेड का कोई ऑब्जेक्ट होता है तब वहाँ पर टू और ऑब्जेक्ट रहता है। तो बाहर में जो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है
सेड, उसको माने इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम इंडायरेक्ट करेंगे तो सेड को क्या करेंगे, सेड को हम चेंज कर देंगे किस में, टेल में, आस्क में, कमांड में, वार्न में, रिक्वेस्ट में, सजेस्ट में, एडवाइस में, उसको हम चेंज कर देंगे। किसको चेंज कर देंगे, जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड, जो बाहर में जो सेड रहता है, सेड को जब हम इम्परेटिव सेंटेंस का इंटरैक्ट करेंगे तब उस समय जो बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको हम बदल करके क्या लिख देंगे, टेल, आस्क, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइस। पहला नियम। दूसरा नियम है कि जो आपका यदि सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम अपने से वहाँ पर एक ठो ऑब्जेक्ट बैठा देंगे। जैसे देखिए, प्लेस एन ऑब्जेक्ट इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा नियम क्या कहता है कि प्लेस एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए। कहाँ, इफ़ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब। माने इसका मीनिंग होता है कि यदि इन्वर्टेड कमा के बाहर जो आपका वर्ब रहता है, यदि उस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप अपने से वहाँ पर एक ठो ऑब्जेक्ट रख देंगे, आप वहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है कि यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर प्लीज या काइंडली, कहें कि इम्परेटिव सेंटेंस में जैसे आप बोलते नहीं हैं प्लीज़ गिव योर बुक, बोलते हैं ना, प्लीज़ गो देयर, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, बोलते हैं ना, है ना, काइंडली डोंट नॉइज इन द क्लास। ये सब क्या है, ये सब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। ये सब क्या है, आदेश है, आज्ञा है, या एडवाइस यानी राय है, ठीक है ना, या सुझाव है। तो ऐसे सेंटेंस को ही हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अच्छा, जैसे बोलते हैं गो देयर डू दिस वर्क, कहते हैं ना किसी को, गो देयर डू दिस वर्क, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, हैं, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो। बच्चों को बोलते हैं ना हम लोग रीड योर बुक, या और बोलते हैं डोंट नॉइज इन द क्लास में शोरगुल मत करो। तो ये सब जो सेंटेंस हैं, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर यदि प्लीज या काइंडली रहता है तो जब हम इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला जो इम्परेटिव सेंटेंस है और जब उसका इनडायरेक्ट करेंगे तो यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर प्लीज और काइंडली है तो प्लीज और काइंडली को हम छोड़ देंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय उस प्लीज और काइंडली जो रहता है उसको हम बिल्कुल छोड़ देंगे, यानी उसको हिडन कर देंगे। ठीक है। अच्छा, प्लीज और काइंडली, ये दो ठो वर्ड जो है यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर हों तो जब इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले सेंटेंस यानी इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट करेंगे और यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर प्लीज और काइंडली ये यदि वर्ड हैं तो उनको इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। प्लीज काइंडली शुड बी हिडन का मतलब होता है लोप कर देना। ठीक है। अच्छा, चौथा एक और नियम जो है जो बहुत ख़ास है, जो कि आप लोगों को जानना आवश्यक है। आप लोग पहले से आप देखते होंगे, जैसे लिखते हैं ही सेड टू मी
ही सेड टू मी, उसके बाद लिखते थे दैट, इफ, वेदर या ETC हम लोग लिखते थे ना, लेकिन उस प्रकार का कनेक्टिंग वर्ड इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तब क्या आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इसमें क्या करना होता है कि जो इन्वर्टेड कमा होता है, जब हम इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला जो सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जब उसका हम इंडायरेक्ट करेंगे तो हम इन्वर्टेड कमा के बदले में बाहर में क्या दे देंगे, टू या नॉट टू, ठीक है। राइट, इसको यहाँ देखिए, चेंज द इन्वर्टेड कॉमास into टू या नॉट टू। क्या मतलब हुआ इसका, चेंज द इन्वर्टेड कामा इनटू टू एंड नॉट टू। मतलब क्या हुआ इसका कि जो इन्वर्टेड कामा रहता है, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो जो इन्वर्टेड कामा होता है उसके जगह पर हम टू लिखेंगे या नॉट टू लिखेंगे। इसको खूब ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस तो आपको इन्वर्टेड कमा के अंदर ही रहेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहाँ रहेगा, इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा। तो जब इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब हम इंडायरेक्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कमा के बाहर में इन्वर्टेड कमा के बदले हम क्या लिखेंगे, टू या नॉट टू। बस यही आपके 4 खास नियम हैं। बाकी सब नियम पहले जैसा ही है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बाकी जितना नियम है, रूल्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, वो सारा का सारा नियम बरकरार है। खाली इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें इन 4 खास नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल गिवन 1। अब हम ऐसा सेंटेंस लेते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, कारण कि हमको आज इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही इनडायरेक्ट पढ़ाना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ही सेड ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ आप सभी जानते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ही सेड, उसने कहा, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मुझे एक गिलास पानी लाओ या मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। तो यदि मतलब आप किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को आप बोलते हैं मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो आप तब इसमें इसका मीनिंग क्या होता है, इसका भाव क्या होता है। या तो आप उसे आदेश दे रहे हैं या उसको आज्ञा दे रहे हैं, एक गिलास पानी लाने के लिए दे रहे हैं ना, तो कुछ तो है। या तो पानी लाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना। तो इससे यही भाव निकलता है कि यदि आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, यदि किसी को, चाहे बच्चा हो चाहे सियाना हो, यदि आप किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब है आप या तो उसे आज्ञा देते हैं या आप उसे आदेश देते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यह सेंटेंस एक इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब इसका हम चेंज करके अब इसको इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, पहले हम बता दिए हैं, थोड़ा यहाँ गौर कीजिए। पहले हम नियम में लिखे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं, पहले बताए हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पर आप अपने से कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो अच्छा दूसरा नियम बताए हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब बाहर में जो सेड है, सेड को हम क्या कर देंगे, सेड को हम टोल्ड कर दें या आस्क्ड कर दें या रिक्वेस्टेड कर दें या कमांडेड कर दें या एडवाइज्ड कर दें। तो ये माने सेंटेंस के मीनिंग पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है ना, यदि आपको सेंटेंस से पता चलता है कोई किसी को आज्ञा दे रहा है कुछ करने के लिए, कुछ लाने के लिए, कुछ माने पाने के लिए, तब यदि आज्ञा दे रहे हैं आप यदि उस सेंटेंस का भाव ये है कि आप आज्ञा दे रहे हैं, तब तो वहाँ पर ऑर्डर होगा। ठीक है ना, यदि सेंटेंस से पता चलता है कि आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तब तो वहाँ पर आपको इस सेट जो है क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक है ना, यदि किसी को आप आज्ञा हुक्म दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो यह सेट क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ये सेट ही बदलेगा। सेट ही का ये जो सेट जो है, जब हम पूरे सेंटेंस का इंपरेटिव करेंगे तो ये सेट की जगह पर हो जाएगा ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड या टोल्ड या आस्क्ड, etc। ठीक है ना, सेट का ही बदलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस, तो ही सेड ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसा कि मैं पहले बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप अपने से एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए क्या होता है इसका ही डायरेक्ट। तो देखिए, ही तो हमने लिख लिया, अब सेट को क्या कर देंगे, आस्क्ड। ध्यान रखिए, आस्क, आप सेट को आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आस्क्ड और टोल्ड ही कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं किया गया है। यदि रिक्वेस्ट किया रहता इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो प्लीज़ या काइंडली लगा होता, तब वहाँ पर रिक्वेस्ट होता, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं है, या तो ऑर्डर है या आदेश है। तो आप लिख सकते हैं, आप इस सेट को आप ही टोल्ड भी कर सकते हैं या आप आस्क्ड भी कर सकते हैं, है ना, दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ही टोल्ड लिखिए या ही आस्क्ड लिखिए, तो सेट जो है बदल गया टोल्ड या आस्क्ड में। अब इसके बाद बोले हैं कि ऑब्जेक्ट लगाने के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट जगह पर आप मी कर दीजिए, तो क्या हो गया, ही टोल्ड या आस्क्ड मी, है ना। अब यहाँ पर दैट अफेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ना इफ होगा, ना दैट होगा, ना वेदर होगा, नथिंग विल बी प्लेस्ड हियर। ठीक है ना, तब क्या होगा, अभी हम चौथा नियम बताए हैं आपको कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या लिखेंगे, टू। तो यहाँ पर हो गया टू लिखने के बाद में ये बाकी जितना सेंटेंस है सबको आप यहाँ पर राइट डाउन कर दीजिए। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर सेड। ठीक है, टेक मेडिसिन इन टाइम। ध्यान दीजिए सेंटेंस पर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, टेक मेडिसिन इन टाइम। लेकिन टेक मेडिसिन इन टाइम किसने कहा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है ना, तो डॉक्टर, यदि आपको माने यहाँ पर द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा ले लिया करो।
इससे क्या पता चलता है, इसका भाव क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग तो एडवाइस हो सकता है। डॉक्टर तो आपको सलाह दे सकता है, डॉक्टर आपको ऑर्डर नहीं कर सकता है ना। डॉक्टर आपको सलाह देगा, जब सलाह देगा तब तो यहाँ पर हो जाएगा एडवाइस्ड। ठीक है, यही सेट, ये सेट जो है एडवाइज में हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका एक ठो ऑब्जेक्ट हम पहले बताए हैं, डाल देंगे मी। तो देखिए इसका इंडायरेक्ट क्या हुआ, समझिए ठीक से। पहले द डॉक्टर तो लिख ही लीजिए। अब ये सेट जो है, सेट क्योंकि डॉक्टर ने आपको कहा समय पर दवा लेने के लिए, इसका मतलब है डॉक्टर आपको एडवाइस किया, आपको सलाह दिया, राय दिया। तो राय दिया तो वह उसका होगा एडवाइस्ड। ठीक है ना। तो डॉक्टर एडवाइस्ड किसको, मी। डॉक्टर मुझे बोला, तब जब मुझे बोला तब मुझे के लिए मी होना चाहिए। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी हो गया बस। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में इस इन्वर्टेड कामा के बदले में टू लिखेंगे। टू हो गया, बस इतना ही काम करना है आपको। इन्वर्टेड कामा इधर में इन्वर्टेड कामा के बाहर में इतना लिखने के पश्चात आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कामा के बदले में यहाँ टू डाल दीजिए। टू डालने के बाद में इन्वर्टेड कामा के अंदर जितना है सब का सब जो कहते हैं वो राइट डाउन कर दीजिए। उसमें कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हो जाएगा टू टेक मेडिसिन इन टाइम, बस हो गया। अच्छा, और देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर द टीचर सेड obey your parents, obey your parents। ध्यान दीजिए यहाँ पर सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और बाहर में ध्यान दीजिए। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। और अब आपको, और बाहर में ध्यान दीजिए, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा। तो शिक्षक ने किससे कहा, शिक्षक ने मुझसे कहा। तो मुझसे कहा तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट डाल लेंगे जब इंडायरेक्ट करेंगे तब। लेकिन शिक्षक ने क्या कहा, ओबे योर पेरेंट्स। तो शिक्षक ने कहा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो शिक्षक आपको क्या दे सकता है, शिक्षक आपको रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है ना। तो क्या करेगा, आपको एडवाइस कर सकता है। ठीक है ना। तो यह सेट जो है यही बदल जाएगा एडवाइज्ड में। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, द टीचर एडवाइज्ड। अब एक ऑब्जेक्ट डाल लीजिए मी, है ना। बाकी बच गया, मी तक हो गया यहाँ पर। अब है इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आप टू डाल देंगे, टू हो गया। इस इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इतना लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले में यहाँ टू लगा देंगे। और टू लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी है उसको जेम कहते हो राइट डाउन कर लिख दीजिए। टू ओबे आप देखिए योर आपका सेकंड, योर जो है आपका सेकंड पर्सन का पॉसेसिव फॉर्म है। तो देखिए, तो ये योर बदलेगा, योर पर्सन तो बदलेगा, टेंस भी बदलेगा। तो ये योर किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। योर बदलेगा मी के अनुसार। तो क्या बोला, द टीचर एडवाइज मी टू ओबे माई पेरेंट्स। योर का इसके अनुसार बदलेगा ओबे माई पेरेंट्स। बस यही हो गया आपको। ठीक है ना। योर जो है बदल गया मी के अनुसार, योर बदल गया मी के अनुसार। तो मी का हो गया आपका माई।
टू ओबे माई पेरेंट्स। बस यही चीज़ तो है। तो इसमें कोई, मैं समझता हूँ कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा सा भी आप ध्यान लगाएंगे तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरा अगला क्लास भी माने इसी पर रहेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।